अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉस्ट, अपार्ट फ्रॉम सीओजीएस, और भी तो खर्चे होते हैं ना, बेसिकली ओवरहेड्स, वो तो हमने लिए ही नहीं, राइट, उसको हम कंसिडर कर ही नहीं रहे। हम किसी का ग्रॉस मार्जिन देख के बोलते हैं कि हाँ ये ज्यादा प्रॉफिट है, बट ये भी तो देखो कि इनडायरेक्ट खर्चे कितने हो रहे हैं उसके पीछे। हाँ, अभी तो ये लोग ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि हो सकता है इनके पास इनडायरेक्ट खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करने का, अब्सॉर्ब करने का कोई अच्छा मेथड नहीं है, इनको मालूम नहीं क्या करना चाहिए। द कंपनी नाउ प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। समझ में आया आपको? अभी ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग ओवरहेड्स को भी बांटते हैं, सिर्फ ग्रॉस मार्जिन तक नहीं, प्रॉफिट कैसे निकालने का, सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस मार्जिन बराबर, फिर माइनस ओवरहेड्स, माइनस ओवरहेड्स, तब जाके अपने को नेट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा प्रॉफिट? हाँ, बट हम लोग सिर्फ यहीं तक देखते हैं, आगे क्या हो रहा है वो नहीं जा रहे। अब कंपनी ने सोचा कि हम ओवरहेड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के देखेंगे, मतलब नेट बोल सकते हो, एक नेट ऑपरेटिंग। उसके लिए इनको ओवरहेड बांटने के लिए कोई सूटेबल मेथड चाहिए ना। हाँ, तो दे आर गोइंग टू प्लान, दे आर गोइंग टू यूज एबीसी, यस, एक्टिविटी बेस्ड। उसके लिए क्या करना होगा, एबीसी फॉलो करना है तो देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए वो तुमको मालूम है। अपने को एक्टिविटीज चाहिए होंगी, उनके अमाउंट चाहिए होंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स चाहिए होंगे, राइट, फिर हम लोग रेट निकालेंगे और एक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे चार्ज कर देंगे उसको, राइट। हाँ, तो देखो जरा क्या एक्टिविटीज है, लिखा हुआ है एक्टिविटी एरियाज आर कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेस। जब कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको प्रोसेस करना, भाई इनको क्या क्या सामान चाहिए वो निकाल के लेके आओ, एक डब्बे में सारा सामान पैक करो, डिलीवर करो, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है ना। हाँ, फिर लाइन आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम मतलब एक ऑर्डर में कितने तरह के गुड्स वो लोग मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन आइटम्स। एक ऑर्डर में कितने टाइप के गुड्स मंगाते हैं। तो ये केमिस्ट शॉप का कैसा है कि वो लोग बहुत सारे आइटम्स मंगाते हैं लेकिन सब थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं, बराबर ना। वो क्या बोलेंगे, सर दर्द की गोली एक पत्ता दे दो, तभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करते हैं, बराबर। ब्लड प्रेशर वाले 5 पत्ते दे दो, थोड़े थोड़े खरीदते हैं, फिर सेल हो जाएगा तो और मंगाते हैं, सही। तो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा तरह के गुड्स मंगाएंगे लेकिन सबकी क्वांटिटी कम होगी, वो लाइन आइटम्स ज्यादा होंगे, लाइन आइटम्स, पर उनकी क्वांटिटी कम होगी। फिर स्टोर डिलीवरी, डिलीवरी करना एक एक्टिविटी है हमारी। फिर चौथा एक्टिविटीज है कार्टन डिस्पैच, मतलब कार्टन भी यूज करते हैं तो उसमें भी खर्चा होता है अपना। कार्टन मालूम है ना, वो ब्राउन बॉक्स होते हैं जो ब्राउन कलर के, बराबर, जिसमें अपना मॉड्यूल आया था, मालूम है, आया हुआ है, एक ही बॉक्स में आया होगा, कार्टन। और उसके बाद शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ स्टॉकिंग क्या है, शेल्फ 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 बने होते हैं, है ना, उधर सामान रखने के लिए, बराबर। तो हम लोग शेल्फ स्टॉकिंग भी करते हैं। शेल्फ स्टॉकिंग मतलब हम लोग गुड्स डिलीवर करते भी हैं, एट द सेम टाइम उसको सही जगह पे, यस, तो उसमें भी टाइम जाता है अपना, उसमें भी खर्चा होता है। तो ये एक्टिविटीज मिल गई, इनके कॉस्ट ड्राइवर भी देखे रखे। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉस्ट ड्राइवर है परचेज ऑर्डर, परचेज। लाइन आइटम ऑर्डरिंग का कॉस्ट ड्राइवर है लाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स। ओके, पर परचेज ऑर्डर होगा तो हम उसको परचेज ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर स्टोर डिलीवरी का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज। फिर कार्टन डिस्पैच का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ कार्टन डिस्पैच। शेल्फ स्टॉकिंग का कॉस्ट ड्राइवर है आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, कितने आवर्स लगते हैं। समझा आपको? चलो, अपने को एक्टिविटी मिल गया, उसका कॉस्ट ड्राइवर मिल गया, लेकिन एक्टिविटीज का खर्चा कितना है वो शायद नीचे दिया होगा, फ्री कर। अप्रैल मंथ्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन सीओजीएस, सीओजीएस को छोड़ के बाकी खर्चे आर 8,27,970। और करंटली हम क्या कर रहे हैं, क्या ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नहीं करते, हम ग्रॉस मार्जिन तक निकाल के छोड़ देते हैं। पर अभी अपने को इसको बांटना पड़ेगा। तो हमने पहचान लिया एक्टिविटी वाइज, देखो लिखा हुआ है नीचे,
These operating costs are assigned to 5 activity areas. The cost in each area and the quantity of cost allocation basis. Underline cost allocation basis. Cost allocation basis मतलब किस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करना है, क्या बोलना चाहिए इसको, चलिए कोई टर्म, कॉस्ट एलोकेशन बेसिस, किस रेशियो में किस बेसिस पे खर्चा डिस्ट्रीब्यूट, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, कॉस्ट ड्राइवर। अब जैसे मान लो स्टोर डिलीवरीज लिखा हो, ये कॉस्ट ड्राइवर है ना। अब जहां ज्यादा डिलीवरीज होंगी वहां ज्यादा खर्चा बांटेंगे, जहां कम डिलीवरीज होगी वहां पे तो डिलीवरी के बेसिस पे बांट रहे हो, मतलब डिलीवरी इज व्हाट, ड्राइवर के रेशियो में आप बांटते हो। इधर खर्चा किस रेशियो में बांटा जाता है, कॉस्ट ड्राइवर के रेशियो। चलो आगे देखते हैं, एक्टिविटी एरियाज एंड टोटल कॉस्ट। देखो हर एक एक्टिविटी का खर्चा दिया हुआ है, अब खाली इन पांचों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 827,970। मतलब ये जो खर्चा दिया हुआ था ना ऊपर पूरे महीने का, उसी को हमने 5 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया, समझ गए। नेक्स्ट, टोटल यूनिट्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। तो जैसे पहला था नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, तो यहाँ पे दे दिया आपको साल महीने में कितने परचेज ऑर्डर्स हुए हैं, 5,500, राइट। अब बस अपने को ये जानना है कि 5,500 में से कितने परचेज ऑर्डर, कितने ऑर्डर, इसमें से कितने ऑर्डर जनरल सुपरमार्केट चेन के लिए हैं, कितने ड्रग स्टोर चेन्स के लिए हैं और कितने केमिस्ट शॉप के, उस रेशियो में हम लोग, अंडरस्टूड। सिमिलरली लाइन आइटम्स ऑर्डरिंग तो आपको दे दिया है 58,520 लाइन आइटम, मतलब इतने तरह के गुड्स टोटल लोगों ने मंगाए। स्टोर डिलीवरी कितनी डिलीवरीज, 3,905 डिलीवरीज। कार्टन्स डिस्पैच्ड, हाउ मेनी कार्टन्स, 2,09,000 कार्टन, और उसका खर्चा भी कितना है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालोगे तो 1 रुपया, 1 रुपया पर कॉस्ट ड्राइवर। और शेल्फ स्टॉकिंग, उसके आवर्स देके रखे हैं 1,760 आवर्स हमने सिर्फ किस काम में लगाए हैं, शेल्फ स्टॉकिंग में, कस्टमर प्लेस पे, ओके। अदर डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंक्लूड द फॉलोइंग। सोचो आपको और क्या चाहिए अगर आपको ये खर्चा एक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे चार्ज करना है तो। ये कॉस्ट ड्राइवर मिल गया ना इधर, इसको आप डिवाइड भी कर दोगे आपको रेट मिल जाएगा। हाँ, और क्या चाहिए फिर, अभी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए कितना लग रहा है कॉस्ट ड्राइवर वो चाहिए ना, क्योंकि उसी रेशियो में बांटेंगे फिर अपन, है ना। चलो नीचे दिया हुआ देखो, अदर डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंक्लूड द फॉलोइंग। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जनरल सुपरमार्केट के लिए 385, ड्रग स्टोर चेन के लिए 990 और केमिस्ट शॉप के लिए 412। तीनों को ऐड करो जरा, that clear? Then average number of line items per order, एक ऑर्डर जो कस्टमर की तरफ से आता है उसमें कितने तरह के गुड्स मंगाते हैं वो लोग। तो एक जनरल सुपरमार्केट जो है 14 टाइप्स के गुड्स मंगाता है एक ऑर्डर, ड्रग स्टोर चेन 12 टाइप्स के और केमिस्ट शॉप 10 टाइप के, पर ये पर ऑर्डर, महीने में इन्होंने एक ऑर्डर प्लेस नहीं किया, बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 385 इंटू 14 कितना हो गया, 53। ओके, सेम काम नेक्स्ट के लिए करो, 11,880, लास्ट वाला 41250, सबको ऐड करो, ऊपर देखो इधर, समझा आपको। ये जो 58,520 टाइप्स के गुड्स लोगों ने मंगाए हैं उसमें से कौन कितना टाइप का गुड्स मंगा रहा है वो अपने को मिल गया।
फिर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज, टोटल दिया हुआ है। अपने को कॉस्ट ड्राइवर है ना, हमेशा टोटल चाहिए। रीजन इज, हमारे पास ये जो खर्चा दिया हुआ है, ये जो एक्सपेंसेस, क्या ये पर परचेज ऑर्डर है? ये जो खर्चा लगा है, क्या ये पर डिलीवरी है? ये महीने का खर्चा है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो आपको कॉस्ट ड्राइवर भी चाहिए, वो पर डिलीवरी या पर ऑर्डर नहीं हो सकता। फिर अगर ये महीने का खर्चा है तो महीने के टोटल कॉस्ट ड्राइवर निकालो। तो वन थिंग यू हैव टू बी केयरफुल हियर, अगर कभी भी कोई कॉस्ट ड्राइवर पर बैच, पर ऑर्डर, पर डिलीवरी ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको उसको क्या करना होगा? टोटल में कन्वर्ट करना होगा। टोटल मतलब महीना या साल, जो भी क्वेश्चन में पीरियड दिया होगा। अगर पर बैच है तो नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई करो, पर ऑर्डर है तो, पर डिलीवरी है तो। समझ में आया आपको? तो ये तो टोटल देके रखा है, चलो इनको ऐड कर दो जरा फटाफट। 39, ऊपर देखो जरा, नंबर ऑफ डिलीवरीज बराबर है। ओके नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ कार्टन्स शिप पर डिलीवरी। पर डिलीवरी नहीं चाहिए क्योंकि खर्चा एक ही डिलीवरी का थोड़ी हुआ है, खर्चे में तो पूरे महीने में बहुत सारी डिलीवरीज हुई है, तो उसको नंबर ऑफ डिलीवरीज से मल्टीप्लाई करो। पहला वाला बोलो, 9900 बराबर है। 9000, अच्छा ना, एक से 30, हाँ राइट, 30, 66, 44, तीनों को ऐड करो, 2,09,000 कार्टन, ये रहा 2,09,000 इधर। अंडरस्टूड? फिर एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग पर डिलीवरी, मतलब हर डिलीवरी के पीछे कितना टाइम लगता है उसको शेल्फ में रखने में। एक डिलीवरी के पीछे अपने को 3 घंटा जाता है, और ऐसे हमको महीने में 330 डिलीवरीज करनी है। 990, ठीक है, 495, 275, ऐड करो तीनों को, 1760, ऊपर देखो, इधर इधर ये टेबल में, बराबर है। समझ में आया? तो सी यू शुड हैव दैट क्लैरिटी, आपको मालूम है कि क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए। इफ यू आर डूइंग एबीसी तो आपको मालूम है कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक्टिविटीज चाहिए, बराबर। आपको हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटीज भी चाहिए। जैसे अगर कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ डिलीवरीज, तो आपके पास नंबर ऑफ डिलीवरीज होने चाहिए, और वो भी पर यूनिट या पर ऑर्डर ये सब नहीं चलेगा। पूरे पीरियड का, एक साल, महीना है तो पूरे महीने का, साल का डेटा है तो खर्चा कितने टाइम के लिए है अपने को कॉस्ट ड्राइवर भी डिवाइड करना ना उससे। अगर एक साल का खर्चा है तो हम लोग वो एक ही डिलीवरी में थोड़ी वसूलेंगे। एक साल का खर्चा तो साल भर में जितनी डिलीवरी होंगी सबसे वसूलेंगे ना, थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए आपके पास साल का खर्चा है तो कॉस्ट ड्राइवर भी पूरे साल। चलो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बाकी सारा डेटा हमने ऑलमोस्ट निकाल लिया। देखते हैं पूछते क्या है। रीड द रिक्वायर्ड पार्ट। कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम। इसका ऑपरेटिंग इनकम, हाँ, ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नहीं, कंपनी का। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक टोटल कॉलम बनाएंगे, तीनों प्रोडक्ट का मिला के जो प्रॉफिट आएगा वो कंपनी का प्रॉफिट। नेक्स्ट, कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस। कॉस्ट एलोकेशन बेस मतलब कॉस्ट ड्राइवर। तो क्या पूछ रहे हैं ये लोग? रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कॉस्ट ड्राइवर रेट बोल सकते हैं इसको। इसके लिए क्या करना होगा अपने को? डायग्राम बना, अपना ये जो फॉर्मेट है 5 स्टेप, उसको निकालते हैं अपन। देन कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऑपरेटिंग इनकम, टेल दिस, ग्रॉस मार्जिन नहीं पूछ रहे अभी। हाँ, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ऑपरेटिंग इनकम पूछ रहे हैं। और ऑपरेटिंग इनकम के लिए तो आपको सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे, और इनडायरेक्ट माइनस करना है तो उसके लिए कोई ना कोई टेक्निक तो चाहिए ना, या तो एब्जॉर्प्शन या एबीसी। यहाँ ये लोग एबीसी फॉलो करें। अंडरस्टूड?
एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। कमेंट तो वही करना है भाई, प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है। व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। न्यू इनसाइट मतलब नया क्या मालूम पड़ेगा, वो एक बार सॉल्व करके देखेंगे क्या नया मालूम पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में पूछा हुआ है डिस्क्राइब 4 challenges one would face in assigning the total operating cost of 827,970 to 5 activity areas। किस चीज के चैलेंजेस पूछ रहे हैं, जरा रीड करो। वैसे ये चैलेंज हमको तो नहीं फेस करना पड़ा क्वेश्चन में, प्रैक्टिकली हो सकता है फेस करना पड़े। तो लिखा भी है, पूरा सेंटेंस रीड। कौन से चैलेंज के बारे में बात कर। एक सेंटेंस रीड करना, उसका मतलब बताना है बस। कोई कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा मैं, बस ये बोल रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा है मुझे वो बताओ। इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हो ना सब लोग। क्या पूछ रहे हैं, क्या कौन से किस काम में क्या चैलेंज। जो टोटल कॉस्ट। हाँ। 4 तो छोड़ दो, ठीक है, और आगे। 4 का मतलब 4 हो गया। 5 एरियाज कौन से। एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। ये वही पूछ रहे हैं सिंपल कि जब आप जो खर्चा टोटल में मान लो आपको मालूम है कि इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हो रहा है, पर आपको फिर ये पहचानना होता है ना कि कौन सी एक्टिविटी में कितना हो रहा है। टोटल तो आपको मालूम है कि आपका इतना खर्चा है, लेकिन अभी एक्टिविटी वाइज जानना है। कैसे जानना है। तो इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, एक एक एक्टिविटी का खर्चा निकालने में। इस एक्टिविटी का खर्चा कितना, दूसरी का खर्चा कितना, समझा आपको। एक्टिविटीज सेकेंड स्टेप बेसिकली। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको टोटल खर्चा मालूम है 827,970 जैसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये। पर इन्होंने फिर क्या किया, इस खर्चे को 5 एक्टिविटी में बांट के दे दिया आपने, किसमें कितना कहाँ खर्चा हो रहा है। पर ये काम करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, समझा आपको। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खर्चा हम लोग कॉमनली पे करते हैं 2 एक्टिविटीज के लिए। कभी कभी कोई खर्चा हम लोग कॉमनली 2 एक्टिविटीज के लिए पे करते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारा एक काम है टेस्ट देना, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट पेपर बनाना हो गया एक। फिर दूसरा फिर टेस्ट पेपर मान लो चेक करना हो गया। अब ये दीज आर 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। पेपर बनाना और चेक करना 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। पर अपने पास मान लो पेपर सेट करने वाला जो पर्सन है और जो चेक करने वाला पर्सन है वो था। तो हम जो उसको पेमेंट करते हैं वो दोनों एक्टिविटीज के लिए देते हैं एक साथ। चेक करने का भी पैसा है उसमें और पेपर सेट करने का भी पैसा है, और शायद सुपरविजन का भी पैसा हो। पेपर सेटिंग, सुपरविजन, चेकिंग, अलग अलग एक्टिविटीज है, पर हम तीनों तीनों एक्टिविटीज का पेमेंट कॉमन। अब उसमें से कैसे मालूम पड़ेगी चेकिंग का कितना है, पेपर सेट करने का कितना है,
और सुपरविजन का कितना, समझा आपको? तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज का पेमेंट एक साथ कर, क्योंकि वो इंसान आपकी एक या दो से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हो, कॉमन खर्चे होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन होंगे। अब उसको कैसे बांटे फिर? कभी कोई खर्चा फिक्स होता है, फिक्स मतलब एक्टिविटीज पे डिपेंड भी नहीं करता होगा शायद, तो उसको कैसे बांटे अभी एक्टिविटी वाइज? तो दीज आर द चैलेंजेस। फिक्स वेरिएबल खर्चा पहचानना, कॉमन है तो उसको कैसे दोनों एक्टिविटी में फिर डिवाइड करना कि पेपर सेटिंग का कितना और चेकिंग का कितना। इज दैट क्लियर? सो देयर आर सम चैलेंजेस, वो तो ठीक है, एक अलग पार्ट है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये, एक जनरल थियरी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। जैसे एक और लास्ट क्वेश्चन में था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने एक क्वेश्चन देखा था ऐसा, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, है ना, पावर और इंस्पेक्शन, अनयूटिलाइज कैपेसिटी थी वहां पे, नहीं? 1000 इंस्पेक्शन और 5000 पावर, आइडल, अनयूटिलाइज, उधर क्या पूछा होगा? कैपेसिटी, बराबर ना? तो किया तुमने वो? हाँ मैंने बोला था उसको, हाँ लिखा है, कितने पॉइंट्स लिखे? अरे लिखा है तो नोटबुक में लिखा हुआ है ना, उधर क्यों देख रहे हो? नोटबुक में 6 पॉइंट लिखा है क्या? लिखा नहीं लिखा ना? कितने लोगों ने लिखा है? एक, दो, बस? भूल गया ना, ये तो कॉमन, काफी लोग ऐसे करना चाहिए। तो ऐसा है कि लोग आगे से कुछ ना बोले। मैं क्लास में देखा तो बच्चे लोग को बाहर सीढ़ी में बिठा के लिखवा रहे थे। वो करके नहीं लेके आए, बोलते वो कुछ एक आध क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया था हमने, बाहर बिठा के वही। फिर भी सीढ़ियाँ 2 फ्लोर तक तो काफी सीढ़ी है ना, सारे लोग। सीढ़ी काउंट कर लेना वो एक मिनट। विंग, कौन सी विंग है? ए विंग की भी सीढ़ी ले। चलो, तो जो डी पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, वो थियरी है, पहले फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करना है। एक तो कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ ग्रॉस मार्जिन तक निकालना है बस, बाद में फिर अपने को कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है, और एबीसी के हिसाब से सेम आंसर निकालना है। ओके, चलो लेट स्टार्ट, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बोलो, 6, हेडिंग डालो, रिक्वायर्ड पार्ट 1, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन channel, and total operating income, total operating income of the company, total operating income of the company,
ओके, कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं इनके? 3, और एक टोटल कंपनी की कॉलम बनाना है, तो पर्टिकुलर्स और 4 कॉलम बनाओ। फॉर्मेट रेडी करते हैं। पर्टिकुलर्स एंड 5 कॉलम्स। फर्स्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम क्या है? ओके, जनरल सुपरमार्केट। ड्रग स्टोर, केमिस्ट शॉप, एंड टोटल, राइट? चलो फटाफट काम शुरू करते हैं। पहले लिखो नंबर ऑफ डिलीवरीज, मतलब कितनी बार हम लोगों ने इनको गुड्स डिलीवर किया। जनरल सुपरमार्केट में कितनी डिलीवरीज हैं? 330। ड्रग स्टोर 825, और केमिस्ट शॉप 2750। को ऐड मत कर, वो अलग अलग है। इनटू रेवेन्यू पर डिलीवरी। हर डिलीवरी से हम कितना कमाते हैं? तो जनरल सुपरमार्केट का एक ऑर्डर कितने रुपए का होता है? 84,975। ड्रग स्टोर का एक ऑर्डर कितने का होता है? 28 ना, 875। केमिस्ट शॉप 5445 पर डिलीवरी। इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे टोटल रेवेन्यू बताओ। टू करोड़ 80 ना, 41,750। ओके, 2 करोड़ 38,21,875। 1 करोड़ 49 lakhs 73,750। और ये सब रुपीज है, रुपीज रुपीज ऐड हो सकता है आराम से। सिक्स करोड़ 68 lakhs 37,375 लेस टोटल COGS। मालूम है टोटल COGS कैसे आएगा? आपको जो COGS दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया हुआ है ना, वो पर डिलीवरी है, राइट? क्या करना होगा? नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई करो और टोटल COGS बताओ। रेवेन्यू तो मालूम पड़ गया। टू 25,000। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। 226,87,500। यस, नेक्स्ट। यस, 12,500। सबको ऐड भी कर लो। 6 करोड़ 35,25,000। कंपनी ऐसे ग्रॉस मार्जिन निकालती है, बताओ जरा ग्रॉस मार्जिन कितना?
ग्रॉस मार्जिन इज सेल्स माइनस सीओजी। क्या 8,16,750, 1,14,000, 1 करोड़, 1 लाख, 11 लाख। ओके, एक सेकंड, पहले तो एक बार जरा ध्यान से कैलसी पे देख लो। 1 लाख है, 11 लाख है, 11 लाख 34,375। नेक्स्ट 1361। ओके, टोटल भी ऐसे करो। कंपनी को देखो, वैसे तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए सिर्फ ग्रॉस मार्जिन ही चाहिए, है ना। और क्या चाहिए इनको? ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट, ओवरऑल, टोटल। तो उसके लिए क्या करना होगा? ओवरहेड्स भी माइनस करना। ओवरहेड्स के लिए कि एक नाम यूज कर रहे हो, टर्म यूज कर रहे हो। यहाँ पे 8,27,000 का खर्चा दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, देखो क्या नाम यूज किया, कौन सा टर्म यूज किया? ऑपरेटिंग। उधर लिखा भी अदर देन सीओजी। तो ये प्रोडक्ट वाइज नहीं आएगा, ये टोटल आएगा। बता दो टोटल कितना है? 827। यस, 84, 84। ठीक है, बराबर है ये। हाँ, अभी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज भी बोलो। कैसे आएगा ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज? ग्रॉस मार्जिन अपॉन सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू। ठीक है, तो ये रहा ग्रॉस मार्जिन, ये रहा अपना रेवेन्यू, दो लाइन ऊपर उसके। 2.91%, 909 था क्या? 4.76%। थोड़ा सा था, 9.09%। 4.96%। तो ओवरऑल कंपनी का ग्रॉस मार्जिन तो 4.96% है। उससे कुछ 4.96 से कम प्रॉफिटेबल है, कुछ उससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके लिए कौन सा है? केमिस्ट शॉप, राइट। हाँ, पर ये अभी इन लोग को ऐसा लगता है कि केमिस्ट शॉप इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, पर उन्होंने एक काम नहीं किया। केमिस्ट शॉप के पीछे कितना ओवरहेड्स लगता है वो बांटा ही नहीं है, ग्रॉस मार्जिन देख के ही बोल, है ना। दिस वाज रिक्वायर्ड पार्ट 1। अभी चलते हैं रिक्वायर्ड पार्ट 2 पे। क्या करना है रिक्वायर्ड पार्ट 2 में? कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालनी, क्या करनी है? हेडिंग डाल दो, स्टेटमेंट शोइंग apportionment of overheads to each distribution channel
each distribution channel as per ABC. फॉर्मेट याद है? यस, सेम फॉर्मेट. एक्टिविटीज, कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर रेट, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 3 कॉलम आ जाए. स्टार्ट कर दो फॉर्मेट. डन. अब एक एक लाइन छोड़ के एक एक एक्टिविटीज लिख देता है. पहली एक्टिविटी है, तो उधर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग लिख दो. परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग. नेक्स्ट एक्टिविटी, लाइन आइटम्स ऑर्डरिंग. ओके. स्टोर डिलीवरीज. कार्टन्स, है ना? लास्ट में क्या? शेल्फ स्टॉकिंग.
चलो लेट अस स्टार्ट। फटाफट एक एक एक्टिविटी का खर्चा बताते जाओ मुझे। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या खर्चा है? 2,20,000, 2,20,000। और इसका कॉस्ट ड्राइवर, परचेज ऑर्डर्स, कॉस्ट ड्राइवर क्या है? तो ये बताओ पूरे महीने में टोटल कितने परचेज ऑर्डर प्लेस हुए? 5,500 डिवाइड करो 40 रुपीज पर ऑर्डर, 40 रुपीज पर ऑर्डर। चलो नेक्स्ट, लाइन आइटम्स ऑर्डरिंग का खर्चा बताओ। 175, 560। इसका कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, कितने टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम्स? 58, 520। 3 रुपीज पर लाइन आइटम। चलो नेक्स्ट, स्टोर डिलीवरीज का कितना खर्चा है? 195, 250। एंड दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज। स्टोर डिलीवरीज ये 3905 है ना, और डिवाइड करके 50 आ रहे हैं। 50 रुपीज पर डिलीवरी। चलो नेक्स्ट, कार्टन डिस्पैच्ड 2,09,000। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर? नंबर ऑफ कार्टन्स, नंबर ऑफ कार्टन, दिस इज ऑल्सो 2,09,000। पर कार्टन अपना खर्चा कितना है? 1 रुपए का एक कार्टन आता है, 1 रुपी पर कार्टन। ओके, शेल्फ स्टॉकिंग वन, कितना इसका खर्चा है? 28, 160। एंड दिस डिपेंड्स ऑन शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। वन 760 आवर्स है ना? क्या बोल रहे हो? 16 रुपीज पर आवर। क्या करना है आपके पास? 4 स्टेप तो हो गए अभी। अब ये जो रेट आई है ये उठा के एक एक चैनल के ऊपर चार्ज कर। परचेज ऑर्डर तो आपको टोटल मालूम है। पहले वाले के लिए कितने ऑर्डर्स हैं? 380 ऑर्डर्स, 380 ऑर्डर्स, 385 ऑर्डर्स। मल्टीप्लाई करो उसको 40 से, 15,400। फिर ड्रग स्टोर चेन्स के कितने ऑर्डर्स हैं? मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो? लास्ट 1,65,000। तो सबसे ज्यादा खर्चा कौन करवा रहा है अपना? अमित शाह, क्योंकि उनके छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, उसमें खर्चा होता है अपना। लाइन आइटम्स ऑर्डरिंग 3 रुपए पर आइटम है, पर ये आपको पर ऑर्डर दे के रखा है, नंबर ऑफ लाइन आइटम। यू विल हैव टू फाइंड आउट टोटल लाइन आइटम्स, बराबर ना? वो हमने किया था मल्टीप्लाई, उधर देखो। कौन कौन है इसमें? जनरल सुपरमार्केट ना? पहले तो जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर, केमिस्ट शॉप, राइट? चलो सुनो, पहले तो इनके परचेज ऑर्डर्स बोल दो कितने हैं।
कितने 385, ड्रग स्टोर का 990 और 4125, टोटल 5। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, राइट। अब एक कॉस्ट ड्राइवर ऐसा जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो है लाइन आइटम्स ऑर्डरिंग, राइट। So we have to find out number of line items. Number of line items, और ये आपको पर ऑर्डर मालूम है। पर ऑर्डर कितना है बोलो। 40, 14 और 12, 10। तो इससे अपने को मिल जाएगा टोटल लाइन आइटम। बोलो कितना। ओके ओके, तीनों को ऐड करो, बराबर। अभी 58,520 इधर लेने तीन कर दी भी अपन ने। अभी 3 रुपये इंटू 5390, 11880 और 41250 मल्टीप्लाई करो। 16,175, 170, ओके। 35,640, चलो। तो डिलीवरीज के लिए नंबर ऑफ डिलीवरीज, और वो अपने को ऑलरेडी टोटल दे के रखा है। 50 रुपये इंटू पहले कितनी डिलीवरीज है, मल्टीप्लाई करता हूँ फटाफट। 16,500, 41,250, 1,37,500। समझ में आया आपको। फिर नेक्स्ट है कार्टन डिस्पैच एंड शेल्फ स्टॉकिंग, और ये दोनों भी जो है ना वो नंबर ऑफ डिलीवरीज पे डिपेंड करते हैं। तो अपने को उसके लिए भी आंसर जानना होगा। इनके नंबर ऑफ डिलीवरीज बताओ कितने हैं। 330, 825, 2750। इसके बाद कार्टन्स पर डिलीवरी, कितने कार्टन्स पर डिलीवरी। 300, 18, 80, 16। चलो प्लीज मल्टीप्लाई करो जरा। ये टोटल कार्टन्स मिल जाएंगे ना अपने को। 99,000, 66,000, 41, 44,000 को ऐड करके आ रहा था 2,09,000। अब इस रेशियो में बांटना है अपने को, इससे मल्टीप्लाई करो। 1 रुपया ही मल्टीप्लाई करना है ना अपने को। हाँ तो 99, 66, 44 वही आएगा। चल चलो अभी एक आखिरी बचा हुआ है। क्या बचा है इसमें अभी, सेल्फ स्टॉकिंग।
तो बताओ जरा कितने शेल्फ स्टॉकिंग आवर लगते हैं पर डिलीवरी? पर डिलीवरी 3 आवर्स, 0.6 आवर्स, 0.1 आवर्स। अब इसको हम लोग नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट टोटल सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। चलो मल्टीप्लाई करो जरा, 3 आवर्स इंटू 330 डिलीवरी, 990। कितना बोला तुमने? 275। ऐड करोगे तीनों को? बराबर। और अभी जो आपका रेट है ना, 3 रुपये है ना, कितना रेट है? 16 रुपीज़। उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 990, 495 और 275। 16 रुपीज़ इंटू 990, बोलो। 15840, 7920, 4400। ओके। तो अभी हमने खर्चा बांट दिया, अभी जनरल सुपरमार्केट के जरा पांचों खर्चे ऐड करो। फोर सेवेंटी फोर 162, 910। वन नाइन जीरो। हाँ, इन तीनों को ऐड करोगे? तीनों को ऐड कर लो प्लीज, 827, 970। तो सुना हुआ लग रहा है किधर? टोटल जो है ना। हाँ, तो हमने क्या किया, उसको एक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे बांट दिया, राइट। आपका रिक्वायर्ड पार्ट 2 जो पूछा होता है ना, वो ये पूछा हुआ था, ये ऑर्डर, ये जो रेट है ना। हाँ, हमने वो रेट भी निकाल ली। और नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि प्रॉफिट पूछा हुआ है एक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, तो हमने सबके ओवरहेड्स भी निकाल लिए, राइट। हम लोग आराम से प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। वर्किंग नोट लिखा तुमने ये? लिख दो, फिर लिख दो।
फटाफट खत्म करो ना इसको, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। चलो आई थिंक हो गया लिख के, है ना। हाँ तो अभी सेकंड पार्ट डन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बताओ ये लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे। ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, राइट। हेडिंग डाल, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ। फर्स्ट पार्ट में हमने हर एक का ग्रॉस मार्जिन ढूंढा था, यहाँ आपको ग्रॉस मार्जिन से आगे ऑपरेटिंग इनकम तक जाना। हेडिंग डालो, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी इसमें आपके पास 4 कॉलम होने चाहिए। जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर चेन्स, केमिस्ट शॉप एंड टोटल। ओके, पहले है ना आप टोटल रेवेन्यू एज इट इज ऊपर जो है ना वो छाप दोगे, माइनस COGS भी छाप दोगे, फिर ग्रॉस मार्जिन भी उधर से लाके छाप दो। और अभी अपना काम यहाँ शुरू होता है, वी हैव टू डिडक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जो हमने अभी ढूंढा ना ऊपर वाले स्टेप से, ओवरहेड्स तो टोटल आया होगा, देखो इधर 162,910, फिर 190,410 और 474,650, करेक्ट। वो माइनस करोगे एंड देन यू विल गेट ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग इनकम आने के बाद आप 2 परसेंटेज निकालोगे, एक तो ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज, और दूसरा एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज। ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज कैसे आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन, हाँ, मतलब यही जानना है कि हमारा जितना कमा रहे हैं उसमें से कितना ओवरहेड्स का खर्चा हो रहा है, तो आपको इनसाइट मालूम पड़ेंगे। ये टेबल जरा कंप्लीट करो। चलो इनसाइट्स लिख लेते हैं। देखो पहले तुमने ग्रॉस मार्जिन निकाला था, अब तुमने ऑपरेटिंग इनकम निकाला, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ओवरहेड्स का, राइट। तो अभी आपको ओवरहेड्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा फिर कि कहाँ पे ज़्यादा ओवरहेड्स लग रहा है और कहाँ पे
बस वही इनसाइट्स अपने को देखने थे। लिखो, chemist shop being the most profitable distribution channel, chemist shop being the most profitable distribution channel, most profitable distribution channels, consumes highest percentage of operating cost, highest percentage of operating cost, full stop। okay? अभी रिक्वायर्ड पार्ट 4, वो जो 4 चैलेंजेस है कि आपको एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन 2 बाकी होगा राइट, और ये दोनों भी एक साथ लिख के कल दिखाना है मुझे, ठीक है? कल नहीं लिखा तो फिर पक्का फिर बाहर स्टूडियो में बैठा देंगे। चलो, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यार बहुत मजदूरी वाला काम है, कैलकुलेशन बहुत सारी है। बाकी क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं है। यू कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज, सारे कैलकुलेशन है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, फटाफट आंसर आ जाएगा। खतरनाक। ऐसा लगा कोई सायरन बजने लगा। इसको हटा दो तो जल्दी हार्ट अटैक आ जाएगा तुमको। सच्ची, कभी सोए हो मान लो गहरी नींद में, अचानक से ये बजे, ये रिंगटोन है। क्वेश्चन नंबर 7, family store wants information about the profitability of individual product lines। क्या जानना चाहते हैं ये लोग? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट लाइंस मतलब ये लोग जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, तो इनको जानना है एक एक प्रोडक्ट के अंदर कितना मार्जिन है, एक एक प्रोडक्ट के अंदर कितना मार्जिन है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना रहे हैं। प्रोडक्ट, यस, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये लोग? और फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड। तो फ्रेश प्रोड्यूस, सॉफ्ट ड्रिंक और ये 3 प्रोडक्ट बेचते हैं। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द करंट ईयर फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज फूड। पहले तो इन्होंने तीनों से पूरे साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो है आपके पास। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रही है इनको? फ्रेश प्रोड्यूस, ठीक है। फ्रेश प्रोड्यूस में मान लो दूध, दही, सब्जियां, ये सब। बाजू का जो फैमिली स्टोर होता है ना अपना, दुकान के बाजू का, घर के बाजू का, वैसा जनरल स्टोर टाइप। फॉरेन में देखा होगा तुमने, वो बराबर है ना, छोटा सा एक खुद से लोग सामान ले सकते हैं वहाँ पे जाके, स्टोर प्रॉपर स्टोर होता है। COGS भी दिया हुआ है सब में, रेवेन्यू माइनस COGS, ग्रॉस मार्जिन। फिर कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न इज 60,000 रुपीज। सॉफ्ट ड्रिंक में दिया हुआ है ऐसा ही है, बॉटल्स मालूम है ना, उसमें बॉटल रिटर्न करनी पड़ती है, कांच वाली, कांच वाली बॉटल। कोल्ड ड्रिंक का असली मजा तो उसी में है ना। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, अभी वो 20 रुपए वाली प्लास्टिक की बॉटल आ जाती है, लोग वही ले लेते हैं। हाँ, नहीं तो पहले अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो या किसी के यहाँ पे कहीं पे गए, ऑफिस में गए, तो पूछते थे ना चाय या ठंडा क्या मंगाए,
ना बोला तो वो बाजू के होटल में कॉल करते थे कि 4 पेप्सी भेज दो इधर, तो छोटा गमछा डाल के आता था, सामने लाके वो खोल के आपको 4 बॉटल दे देगा बराबर। फिर वो 1 घंटे बाद आके, और उसमें टेस्ट अलग ही आता था आज की। वो बीच में 5 रुपए में लॉन्च किया था उन्होंने, 5 रुपए में। तो मैं स्कूल में था तब की बात। सब कुछ कांच की बोतल में ही कंज्यूम करते थे हम लोग, माजा, पेप्सी, स्प्राइट सब। माउंटेन ड्यू तो बाद में आया। ओके, तो ये आई होप ये एक्टिविटी तुमको समझ में आ गया होगा, बॉटल रिटर्निंग बराबर। फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज क्या है, दूसरा एक्टिविटी है परचेज ऑर्डर्स। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर देके रखा है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए कितने परचेज ऑर्डर अपने पास आए हुए हैं, 360, 840 और 360। नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड 300, 2190 एंड 660। आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, हाँ जब हमने नया गुड्स मंगाया, लॉट आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, सारा सामान उठा के जगह जगह पे रखेंगे। फिर आइटम सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यूनिट्स भी देके रखे आपको, ठीक है। चलो आगे देखते जरा। फैमिली स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर। फर्स्ट एक्टिविटीज 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला एक्टिविटी है बॉटल रिटर्न्स, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। ओके, कस्टमर सपोर्ट मतलब क्या एक्टिविटी है, देखो उसको थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या क्या कौन सी एक्टिविटी है ये? बिलिंग है ना, मेन तो बिलिंग है इसमें बराबर। बाकी असिस्टेंस, मान लो कोई पूछ रहा है सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कुछ लाके दो, ये कस्टमर सपोर्ट है। सबके खर्चे भी देके रखे आपको। ओके, एंड द गुड थिंग इज कॉस्ट एलोकेशन बेसिस, वो भी आपको इन्होंने रिलेट करके दे दिया। कॉस्ट एलोकेशन बेसिस में सबसे पहले क्या है, बॉटल रिटर्निंग का कॉस्ट एलोकेशन बेसिस, इसका मतलब तो पहले बता दो। कॉस्ट ड्राइव दूसरी बार आ रहा है ना ये, तो ये बॉटल रिटर्न्स का खर्चा, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये तो डायरेक्टली सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे डालना, ठीक है। पूरा 60,000 उठाओ और सॉफ्ट ड्रिंक के कॉलम में डाल दो, क्योंकि खर्चा वहीं हो रहा है। देन ऑर्डरिंग 7,80,000 का खर्चा है और 1560 परचेज ऑर्डर है। तो बाजू में ना कॉस्ट ड्राइवर रेट भी निकालते जाओ। 500, 500 रुपये पर ऑर्डर। फिर डिलीवरी है 3,150 डिलीवरीज, 400 रुपीज पर डिलीवरी, 100 रुपीज ना पर आवर, और 1 रुपी पर यूनिट, 1 रुपी, यस। तो ये जो इनका लास्ट खर्चा है कस्टमर सपोर्ट, इसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स है इनका कॉस्ट ड्राइवर। अभी क्या है, कोई जो जितना ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा उसका बिलिंग करने में उतना ज़्यादा टाइम जाएगा, एफर्ट लगेगा, है ना। तो लॉजिकली सोच के उन्होंने बनाया हुआ है। तो यू हैव गॉट एक्टिविटीज, यू हैव गॉट कॉस्ट, यू हैव गॉट कॉस्ट ड्राइवर। करना क्या है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है और इसको प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर देना। कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3। 3 प्रोडक्ट कौन से, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड। और कॉस्ट ड्राइवर्स के क्वांटिटी आपको ऊपर देके रखे, देखो जैसे पहला है परचेज ऑर्डर, तो यहाँ है आपके परचेज ऑर्डर्स, तीनों को ऐड करो देखो। बराबर, तो ये जो 500 रुपये मिला ना आपको पर ऑर्डर, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट। हाँ, फिर लास्ट में है उसके बाद डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज 3,150 दिया हुआ है ना। हाँ, उसको डिटेल में इन्होंने देखो प्रोडक्ट वाइज दिया हुआ है।
ऐड करके देखो, बराबर है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ इधर रेडीमेड है। और शेल्फ स्टॉकिंग टाइम है देखो 8640 आवर्स, उसका ब्रेकअप यहाँ पे है। फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 15,36,000, ऊपर देखो ऐड करके इन तीनों को, समझ में आ रहा है क्या? बहुत इजीली हम लोग ये काम कर सकते हैं। करना क्या था अपने को, ऊपर ही लिखा हुआ था, कंपनी को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइंस, अंडरस्टूड। देखो नीचे पूछा क्या इन्होंने, family store currently allocates the support cost, that is all costs other than COGS। COGS को छोड़ के बाकी खर्चों को क्या बोलते हैं ये लोग, सपोर्ट कॉस्ट। पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, वैसे यहाँ पे नाम बदल के क्या लिखा हुआ है, हाँ, कैसे अपोर्शन करते हैं लोग। फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट्स द सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ COGS, ऑन द बेसिस ऑफ COGS के रेशियो में बांट देते हैं लोग। जिस प्रोडक्ट लाइन का COGS ज्यादा है उसमें ओवरहेड्स भी ज्यादा, अंडरस्टूड। Calculate the operating income and operating income as a percentage of revenue for each product line। उसमें सपोर्ट कॉस्ट को कैसे बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ COGS। फिर नेक्स्ट पार्ट, if family store allocates the support cost to product lines using ABC, calculate the operating income and operating income as a percentage of, सेम चीज बट इस बार खर्चा COGS के रेशियो में नहीं, ABC के हिसाब से बांटा, अंडरस्टूड। चलो हेडिंग डालो जरा, पहले पार्ट में तो कुछ वर्किंग नहीं करना। लिखो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ, statement showing profitability of each product line, statement showing profitability of each product line, ठीक है। कितने प्रोडक्ट लाइन हैं, 3 है, एक कॉलम टोटल के लिए भी रखो, तो पर्टिकुलर्स और 4 कॉलम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7, 4 कॉलम रेडी करो प्लीज, पर्टिकुलर्स एंड 4 कॉलम्स। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, और क्या था, पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड भी आजकल ज़्यादा सेल होता है ना, हर कोई चीज़, अरे सिर्फ कुरकुरे नहीं, दूध भी लोग पैकेज भी लेते थे, कुरकुरे बोलते हैं, आज दूध भी लोग ले रहे हैं। कैसे, अमूल का दूध ले रहे हो या दूसरे मदर डेयरी कोई भी ले रहे हो, पैकेज दिया ना, तो सही खरीदते हैं लोग पैकेज। छाछ, ये ऐसी चीज़ें जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा आज के 25-50 साल पहले कि लोग पैकेट का खरीदेंगे, नहीं तो हर घर में जनरली ये सब चीज़ें फ्रेशली बनती थी ना, ऐसे रोज बनती थी और रोज कंज्यूम होती थी। तो ये पैकेज फूड का बिजनेस धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो गाँव तक नहीं पहुँचा ये सब, धीरे धीरे वहाँ भी पहुँचेगा। अभी तो खाली सिटीज़ में हो रहा है ना, धीरे धीरे गाँव में भी होगा, कि गाँव में भी लोग अभी गाय भैंस पालना ये सब बंद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बिजनेस वहाँ भी जाएगा। मैं यूएस की कोई वेब सीरीज देख रहा था, मैक्सिको और यूएस यहाँ पे बेस्ड थी, तो वहाँ पे हम लोग तो घर में खीर बनाते हैं ना, वो तो अपन घर में बनाएंगे और खा जाते हैं ऐसे, तो खीर भी वो लोग खरीद के लेके आए थे। अरे जब तुम दूध खरीद सकते हो, दही खरीद सकते हो, खीर में क्या है फिर,
खीर भी वैसे ही, जैसे दही का पैकेट आता है ना एक सा, हाँ वैसे ही वो डब्बा था उसका, उसने खोला और फटाफट कंज्यूम किया, फेंक दिया। और जो चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है ना, वही 10 20 25 साल बाद इंडिया में भी होती है। अगर आपको जानना है ना कि 10 साल बाद इंडिया कैसा दिखेगा या 20 साल बाद, तो आपको फॉरेन कंट्रीज, तो अगर आपको बिजनेस आइडियाज चाहिए तो बेसिकली यू शुड ट्रैवल देयर, वहाँ देखो क्या क्या काम हो रहा है। सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ नहीं आया होगा पर वो धीरे धीरे आ ही जाएगा। पैकेज फूड, और लास्ट में एक कॉलम टोटल का बनाओ। तो ये जो भी नए नए स्टार्टअप लोग लेके आते हैं ना, वो कॉपी किए हुए भी रहते हैं फॉरेन कंट्रीज से एक्सपायर्ड होके, सॉरी इंस्पायर्ड होके, इंस्पायर्ड होके। जैसे अभी जोमेटो है, तो इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, वो ऑलरेडी जो है ना वो चल रहा है ऐसा। फिर ओला है, जैसे मान लो ओला से पहले उबर था। उबर जो है वो बाहर की कंपनी है, ओला इंडिया की है। ऐसे अलग अलग जो है ना मॉडल सब, अब जैसे डीमार्ट है, तो कितना हिट हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। स्टूडियो का तो नाम खराब कर दिया लोगों ने। स्टूडियो से कपड़े खरीदे तो सब जुड़वा ही हो जाएंगे इसमें। सच में ऐसा है क्या? मैंने तो देखा था, एक बार नोटिस किया था मैंने। मैंने एक टॉप खरीदा था, कोई तो वाइफ ने एक टॉप खरीदा था, वो ठीक ठाक लगा था तो ले लिया। फिर 2 दिन बाद में सब्जी मार्केट में घूम रहा था ऐसे ही, सब्जी लेने मुझे ऑर्डर मिला था ये सब्जियां लानी है। अब वो सब लेने घूम रहा था, तो मैंने पीछे से देखा वो किसी ने सेम टॉप पहना हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग था। तो भाई मतलब जूडियो के चक्कर में मैं उस दिन, तो मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस कर लिया है अलग अलग साइजेस में। उसमें वही उस दिन था कि एकदम सेम, पर जब थोड़ा चलो फटाफट लिखते हैं जरा हम लोग। पहले तो रेवेन्यू लिख दो, सेल्स लेस COGS, ग्रॉस मार्जिन। और अभी ये लोग सपोर्ट कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सपोर्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये लोग? हाँ, तो ये इनको मिल जाता है ऑपरेटिंग इनकम। और फिर लास्ट में यू हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज। कंपनी अभी जो है ना सपोर्ट कॉस्ट को ऐसा एक्टिविटीज में नहीं बांटती है करंटली, तो वो लोग COGS के रेशो में ही बांट देता है ना। चलो तो जरा कंप्लीट करो इसको फटाफट। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ,
statement showing computation of customer level operating income. Computation of customer level operating income. Customer level operating income. Okay. As per ABC. एक्टिविटीज दिया हुआ ना, तो मतलब ठीक है, कितने कस्टमर्स है अपने पास, पर्टिकुलर्स और 5 कॉलम बनाओ, या कोई टोटल नहीं पूछा, 5 कॉलम पर्टिकुलर्स और 5 कॉलम के नाम होंगे ABCDE। हुआ, बन गए कॉलम, रेडी। ओके, सबसे पहला यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ केसेस सोल्ड। नंबर ऑफ केसेस सोल्ड, दिया हुआ है ना नंबर ऑफ केसेस, 4680, 1988। into actual selling price, to actual selling price। आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आ गई। COGS है अपने पास इस क्वेश्चन में? कि वो जो एक्टिविटीज का खर्चा दिया है वो तो ओवरहेड्स होता है, ओवरहेड्स आर डिवाइडेड इनटू एक्टिविटी। तो COGS है कि नहीं, फिर कोई डायरेक्ट खर्चा है कि नहीं है? परचेज, परचेज कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ तो लिखो लेस, लेस COGS, लेस COGS एट द रेट 90 रुपीज पर केस, लेस COGS एट द रेट 90 रुपीज पर केस। नंबर ऑफ केसेस है इंटू 90 करो और मल्टीप्लाई करके लिख दो।
ग्रॉस मार्जिन आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा।